माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत सारा लाड प्यार सभी लोगों को राम राम। आज मैं बात करूँगा मन की, नहीं वो वाले मन की बात नहीं करूँगा जो माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। मैं वो करूँगा जिसे हम लोग कहते हैं मन। मन क्या है? और यहाँ मैं फिर उस बात से शुरू करूँगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि spirituality is not science, worshipping God is not science, scientific people do not worship the God, we need hospitals not temples। ऐसी बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी और ये एक्चुअली एक पॉलिटिकल एजेंडा है। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई एकेडमिक एजेंडा नहीं है, ये कोई इंटेलेक्चुअल एजेंडा नहीं है, ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है। मन पर बहुत कुछ टिका है और मन को जानने समझने के विज्ञान को मैं डिवाइन साइंस कहता हूँ। लोकेशन ऑफ थॉट्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सब लोग जानते हैं हमारे विचार उपजते हैं, लेकिन कहाँ उपजते हैं ये नहीं पता है किसी को। मस्तिष्क में उपजते हैं, मस्तिष्क में कहाँ उपजते हैं, और जब उपजते हैं तो वो चले कहाँ जाते हैं। अगर वो एक्शन में कन्वर्ट नहीं होते हैं तो वो विचार कहाँ जाकर रेस्ट करते हैं। कितने विचार होते हैं एक दिन भर में? लगभग 3 से 4 हज़ार छोटे बड़े विचार आते हैं, तो ये कहाँ चले जाते हैं? कितनी कैपेसिटी है हमारे ब्रेन की जो वो विचारों को कंटेन कर सके। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि ज़िंदगी में साइंस में एक बात समझते हुए चलिए। एक पैल्पेबल साइंस है, फिजिकल साइंस है, और एक मेटाफिजिकल साइंस है, नॉन पैल्पेबल साइंस है। जो चीज़ दिखती नहीं वो होती नहीं, ऐसा नहीं है। जो चीज़ आप महसूस करते हैं यदि वो दिखे ना तो वो नॉन एग्जिस्टेंट नहीं होती है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का सेम रिएक्शन हो, ये भी पॉसिबल नहीं है। रिएक्शन हर चीज़ का, इवन इन फिजिकल साइंसेस, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। तो हमें साइंस को बहुत बड़े लेवल पर समझना चाहिए। भारत के बच्चों को हमने साइंस समझाई कहाँ? एक शुरू से दीवार खड़ी कर दी। हम कोट पैंट पहने हुए साइंटिस्ट्स हैं, बिकॉज वी नो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एंड रेस्ट आर नॉट। जो मंदिर जाते हैं वो साइंटिस्ट नहीं है, वो साइंटिफिक नहीं है। लेकिन हम लोग ये भूल गए कि बहुत सारे बहुत बड़े साइंटिस्ट, रियल साइंटिस्ट, देखिए फिजिक्स का एक टीचर होता है और एक फिजिसिस्ट होता है, साइंटिस्ट होता है, दोनों में बहुत फर्क है। हर फिजिक्स का टीचर साइंटिस्ट नहीं है जैसा हम समझने लगते हैं। डॉक्टर एक डॉक्टर है, वो प्रैक्टिस कर रहा है जो साइंटिस्ट ने दवाई खोजी है उसके बेसिस पे। हर डॉक्टर साइंटिस्ट नहीं है। और डॉक्टर भी इसलिए एक समय पर आकर ये कह देता है कि अब आप लोग दुआ कीजिए। तो डॉक्टर की समझ पर तो हम विश्वास करें, उस फिजिसिस्ट की समझ पर विश्वास करें। हाँ, एपीजे कलाम साहब को ज़रा गहराई से पढ़िए और समझिए, समझ में आएंगी चीज़ें कि गीता एक विज्ञान है, फिजिकल साइंस नहीं है, मेटाफिजिकल साइंस है, डिवाइन साइंसेस होती हैं। तो हमने बच्चों को कभी साइंस को गहराई से पढ़ाया ही नहीं और हमेशा एक ब्लॉक खींच के रखा कि तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी पढ़ते हो तो तुम साइंटिस्ट हो। नहीं, साइंटिस्ट एक अलग चीज़ है, वो एक ओहदा है। आपने क्या डिस्कवर किया, आपने क्या इन्वेंशंस की हैं, कितने आपके रिसर्च पेपर्स आपने लिखे हैं जो बाकी रिसर्च पेपर से अलग है, आपने किस फिनोमिनन पे काम किया है, बहुत सारी चीज़ें। तो बीइंग अ टीचर ऑफ फिजिकल साइंसेज एंड बीइंग अ साइंटिस्ट आर टू एंटायरली डिस्टिंक्ट थिंग्स। लेकिन हमने बच्चों को बीइंग साइंटिफिक ये नहीं सिखाया। हम सब लोगों को साइंटिफिक होना चाहिए। आप भगवान को भी साइंस से समझ सकते हैं, लेकिन कौन सी? फिजिकल साइंस से नहीं समझ सकते हैं। साइंस ऑफ इमोशंस, क्या इमोशन साइंस नहीं है?
आज मैं उसी की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं एस्ट्रोलॉजी साइंस नहीं। बहुत सारे लोग तो ये भी कहेंगे कि पेड़ को देखकर आह्लादित होना ये साइंटिफिक एक्ट नहीं है। बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि नींद आना तो बालाजी समझाती है, लेकिन नींद में आपको आराम मिलता है, ये साइंटिफिक नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो मैं जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ। नहाने में पानी का गिरना, शार होना, सब फिजिकल साइंस है, लेकिन नहाने के बाद जो चैतन्यता और आनंद का अनुभव होता है वो कौन सी साइंस है? मेटाफिजिकल साइंस। हमने बच्चों को ये नहीं समझाया, हमारे टीचर्स तक को नहीं मालूम, और हमारे टीचर्स ने डिस्टिंक्शन किया, समझा, इन दोनों चीज़ों को अलहदा समझा, और दे क्रिएटेड अ नॉन साइंटिफिक डिवीजन। इसीलिए जो ज़रूरत से ज़्यादा साइंस की बातें करते हैं और हर चीज़ को ये कह देते हैं ये नहीं हो सकता, ये साइंटिफिक नहीं है, मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आता और मैं उन्हें साइंटिफिक नहीं मानता, क्योंकि साइंटिस्ट रिसर्च करता है, उसके पास एक ठोस चीज़ होती है। मैं अभी एक बड़े साइंटिस्ट को सुन रहा था, उन्होंने ये कहा, शायद मेरिनोलॉजिस्ट श्री निगम जी थे वो, उन्होंने ये बात कही कि मेरा ये एरिया नहीं है, मैं इस एरिया में अथॉरिटी नहीं हूँ, मैं आपको राम सेतु के बारे में ये बता सकता हूँ। दिस इज वॉट द साइंटिस्ट्स डू। ये साइंटिस्ट्स की अप्रोच है ना? तो बच्चों को साइंस क्या है ये सिखाइए, और ये भी बताइए कि जो उन्हें नहीं दिखता वो भी होता है। और साइंस क्या है? लगातार जो अदृश्य है उसको दृश्य बनाने का प्रयत्न करती है। मन को ज्योतिष जिस तरीके से समझता है वो अद्भुत है। बहुत सारे लोग आज से ऐसे आपको मिलेंगे जो हमेशा डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं। सीधी सी बात है कि हेमद्रुम दोष होगा। बहुत सारे लोग होते हैं रस्सी को सांप समझ के डरते हैं, जो डर है नहीं उससे पीड़ित रहते हैं। साइकोलॉजिस्ट की एक अपनी अप्रोच होगी, साइकियाट्रिस्ट की एक अपनी अप्रोच होगी। हम तो सीधे से कहते हैं कि हेमद्रुम दोष है। अपने से चीजों को इमेजिन करना, और इस तरीके से इमेजिन करना कि जो इमेजिन किया जा रहा है वो रियलिटी लगने लगे। वृश्चिक का चंद्रमा यदि बृहस्पति से नहीं संभला तो यही स्थिति उत्पन्न होती है, और ऐसे लोग अपने रिश्ते खुद खराब कर लेते हैं, इमेजिन करते हैं ये हो रहा होगा, ये हो रहा होगा, ये हो रहा होगा। मैं एक चीज और बताता हूं कि जो लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं उनमें एक टेंडेंसी क्रिएट होती है रूठने की, और इसे वो प्रेम समझते हैं, जबकि इसकी वजह से जब वो बहुत ज़्यादा रूठ जाते हैं, बार बार रूठने लगते हैं, इसकी वजह से दूसरा व्यक्ति, अरे यार क्या, जिसका चंद्रमा बुध से दृष्ट होगा वो प्रैक्टिकल होगा, वो चिढ़ने लगेगा, और वही जिसका चंद्रमा केतु से प्रभावित होगा उसको यही अच्छा लगेगा, रूठ जाओ। वो जो गाना है ना, तुम रूठे रहो मैं मनाता रहूं, इस चक्कर में मित्रताएं टूट जाती हैं, परिवार में दरार आना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम प्रैक्टिकली लाइफ को जीना नहीं चाहते। अब ये क्यों होता है? बड़ी सीधी सी बात है, चंद्रमा के साथ केतु हेलुसिनेशंस पैदा करेगा, या अकेला चंद्रमा होगा हेलुसिनेशंस क्रिएट होंगे, डरा डरा रहेगा वो व्यक्ति। चंद्रमा के आगे पीछे कोई शुभ ग्रह नहीं होगा तो स्थिति ऐसी हो जाएगी, चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं होगा तो ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाएगी, और ये स्थिति आगे जाकर बहुत नुकसान देती है, बहुत घातक सिद्ध होती है। इसलिए यदि आपकी कुंडली में ये स्थिति बन रही है तो कृपा करके सावधान हो जाएं। एक आध साल में ये स्थिति खत्म नहीं होती है, और आप ये सोचें कि कोई नग विशेष पहनने से ये स्थिति खत्म हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। ये स्थिति बीमारी ना बन जाए इसके लिए आपने क्या करना होगा? थोड़ा प्रैक्टिकल होना होगा, सत्संग अटेंड कीजिए, अच्छे लोगों के साथ बैठिए। सत्संग का मतलब ये कि अच्छे लोगों के साथ बैठिए, अच्छी बातें सुनिए, बहुत व्यवहारिक बातें सुनिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट को अडॉप्ट कीजिए, और चांदी का अधिकतम उपयोग कीजिए। चांदी पहनिए,
चांदी के गिलास में जल पीजिए। अब आप में से बहुत सारे कहेंगे कौन सी उंगली में पहने, किस दिन पहने। अरे किसी भी उंगली में पहने, किसी भी दिन पहने। अब आप पूछेंगे ये सांप की तरह से हो कि ये सांप की दुम की तरह से हो कि ये गोल हो कि ये बीच में कटा खुला हो। मैंने कहा ना चांदी, मैं उसको और ज़्यादा उसका कोई एडजेक्टिव नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ उसका कोई बहुत ज़्यादा विशेषण नहीं बता रहा हूँ। मैंने कहा चांदी। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आप मुझे समझ सकें, आगे भी समझते रहें। तो उन्होंने चांदी पहन ली। जिन लोगों को मैंने कहा थोड़ा व्यवहारिक हो गए, सत्संग में बैठ गए, सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। अब उन्हें फिट्स भी नहीं पड़ते, अब उन्हें गुस्सा भी नहीं आता, वो डरते भी नहीं है, असुरक्षित भी नहीं है। मन को कितनी आसानी से हमने समझ लिया, कितनी देर में, 10 सेकंड। मजाल कोई आपका एनालिसिस गलत हो जाए। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, अपनी परंपराओं पे कॉन्फिडेंस रखिए और फटाफट अपने जन्मदिन का हाल सुनिए। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं। खूब मेहनत से अपना काम कीजिए, आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिलेंगे आपको, आपकी खूब सारी तरक्की होगी, आप बेहतर काम कर पाएंगे। थोड़ा संकट ज़रूर रहेगा, संघर्ष ज़रूर रहेगा, लेकिन विद्यार्थियों को, आध्यात्मिक लोगों को लाभ होगा। बुज़ुर्गों के और गुरुओं की मदद से और गौ माता की सेवा से आपको विशेष फ़ायदे होंगे। इसलिए आप लगातार अपना कार्य करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपकी तरक्की ज़रूर होगी। बस एक चीज़ का ध्यान ये ज़रूर रखना है, संघर्ष करना होगा, ज्ञान बढ़ाते रहिए और ज्ञान बढ़ भी जाएगा, भाग्य पक्ष साथ देगा, लेकिन धैर्य के बाद और काफ़ी परीक्षा लेने के बाद। उपाय क्या करना है, त्रिधातु का छल्ला लीजिए, सोना चांदी तांबा लगभग बराबर मात्रा में ये हो, और इसे अंगूठे में धारण कर लीजिएगा किसी भी दिन। और हल्दी का तिलक ज़रूर लगाया कीजिएगा और सिर ढक के अपने इष्ट के सामने पीला पुष्प भेंट करके थोड़ी देर बैठ के ध्यान किया कीजिएगा, जो भी मंत्र जप आप करते हो। देखिएगा तरक्की बहुत होगी। ऑल द बेस्ट। चलिए फटाफट आपको राशिफल बताता हूँ। मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि के लिए दिन अच्छा है, मेहनत करें, बस आपको दुर्घटना से बच के रहना होगा। वृषभ राशि के लिए समय अच्छा है, मन कुछ फंसा हुआ सा तो रहेगा, लेकिन कुछ अच्छे डिसीजंस भी आप ले सकते हैं। मिथुन राशि के लिए क्रोध की स्थिति नुकसान देने वाली सिद्ध हो सकती है, रिश्ते नातों में प्रॉब्लम्स आती दिखाई दे रही है। कर्क राशि के लिए थोड़ी मानसिक तनाव की स्थिति ज़रूर रहेगी, काम धाम ज़रूर उनका प्रभावित होगा, लेकिन फिर भी कुल मिला के समय अच्छा है। सिंह राशि के लोगों को भोजन का विशेष ध्यान रखना होगा। कन्या राशि के लिए अच्छे डिसीजन लेने का समय है, मेहनत करें। तुला राशि के लोगों को इस दिन प्रशंसा प्राप्त होगी, उनके कार्य आगे बढ़ेंगे। वृश्चिक राशि के लोगों को पेट, हृदय, रक्त संबंधी समस्याएं यदि हैं तो उनको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। धनु राशि के लोगों को थोड़ा सा प्रतिष्ठा, मान सम्मान का ख्याल रखना होगा, बुजुर्गों की सेवा ज़रूर करते रहे। मकर राशि के लोगों के लिए ये दिन अच्छा है, उन्हें लाभ होगा, दोपहर बाद उन्हें थोड़ा रिलीफ महसूस होगा। कुंभ राशि के लोग अपने सिर, आंख, गले का विशेष ख्याल रखें, बाकी दिन ठीक है। मीन राशि के लोगों को थोड़ी सी डिसीजन लेने में समस्याएं आ सकती हैं, कोई बड़ा नाराज़ ना हो, इस बात का ख्याल रखें। ठीक, बाकी सब ठीक रहने वाला है, चिंता ना करें। तो अब आप ये कहेंगे कि इतनी सारी परेशानियां हैं जब मन की, जो आज आपने बताई, तो इसका हल क्या है? धर्म ग्रंथ पढ़िए, सत्संग में बैठिए और रात को चंद्रमा के सामने, और ये तो ऑब्वियसली करीबन 15 दिन हो पाएगा, चंद्रमा के सामने थोड़ी देर बैठ के शिव जी का ध्यान कर लिया कीजिए और सब कुछ शिव जी पे छोड़ दीजिए, अच्छा हो तो बुरा हो तो। चलता हूँ। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।